Good morning, students. In today's class, we'll discuss John Milton, the famous Jacobean poet. John Milton is very famous because he wrote Paradise Lost, Paradise Regained, Commerce on His Blindness, and so on. John Milton was born in Bread Street. Bread Street में इनका जन्म हुआ था, लंदन, on 9th December 1608. द सन ऑफ कंपोजर जॉन मिल्टन, और इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था. एंड हिज वाइफ सरा जेफरे, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सरा जेफरे. मिल्टन अटेंडेड पॉल्स स्कूल इन लंदन. देयर ही बिगेन द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक. देखिए, जॉन मिल्टन ने लैटिन और ग्रीक इनकी नॉलेज थी. इनको काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे ये. विलियम शेक्सपियर की तरह इलिटरेट नहीं थे, कम पढ़े लिखे नहीं थे ये. एंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस लेफ्ट एन इम्प्रेट ऑन हिज पोइट्री इन इंग्लिश. और जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो इनकी पोइट्री में दिखती है कहीं ना कहीं. इन्होंने इटालियन और लैटिन में भी लिखा, और इन्होंने जो है ना 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया. इनका जो निक नेम है, क्योंकि इनका जो फेस था वो ओवल फेस था, इसलिए इनको द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहते थे. इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहते थे. और इन्होंने 1629 में ग्रेजुएशन कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से. 1629 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली. उसके बाद preparing to become an Anglican priest, Milton stayed on to obtain his Master's of Arts degree on 3rd July 1632. एंग्लिकन प्रीस्ट बनना चाहते थे ये, और इन्होंने एक लैटिन एलिजी लिखी जिसका नाम था एलिजिया प्राइमा. एलिजी का मीनिंग होता है शोक गीत, शोक कविता होती है एलिजी एक तरह से. मॉर्नफुल पोएम, ए फर्स्ट लैटिन एलिजी टू चार्ल्स डियोडाटी, जो कि इनके फ्रेंड थे सेंट पॉल से. उसके बाद मिल्टन वॉज ऑन गुड टर्म्स विद एडवर्ड किंग फॉर हुम ही लेटर रोट लिसिडास. लिसिडास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको. लिसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है, और 1637 में इसको लिखा गया था. When the assault was intended the city, ये एक सोनेट है मिल्टन की. When the assault was intended the city. और लिसिडास इनके जो दोस्त थे ना एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई थी ये, और 1637 में लिखी गई थी ये. उसके बाद आता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक नेटिविटी ओड है. 1629 में इसको लिखा गया था, और 21 ईयर ओल्ड थे. फिर इनका एक ये लैटिन वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना. देखिए, जो लैटिन वर्क हैं वो बस नॉलेज के लिए आप याद रखें, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में है इनके इंग्लिश वर्क पूछे जाते हैं. जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है. तो मिल्टन को जो है ना कमांड थी लैटिन की, ग्रीक की, हेब्रू की, फ्रेंच की, स्पेनिश की, इटालियन की, फ्रॉम हिज स्कूल एंड अंडर ग्रेजुएट डेज. और जून 1642 में मिल्टन पेड ए विजिट टू मैनोर हाउस एट फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर, एंड रिटर्न्ड विद 16-year-old ब्राइड मैरी पॉवेल. तो मिल्टन गए मैनोर हाउस में, और देयर ही मैरिड a 16-year-old ब्राइड मैरी पॉवेल. तो इनकी 3 वाइफ्स थी. इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था मैरी पॉवेल, और एक थी कैथेराइन वुडकॉक, वो सेकंड थी कैथेराइन वुडकॉक, ये सेकंड थी. और थर्ड थी एलिजाबेथ मिनशुल, ये इनकी थर्ड वाइफ थी.
Milton's political reputation got him appointed secretary for foreign tongues by the council. बाद में इनको फॉरेन टंग का एक तरह से जो फॉरेन डिग्निटरीज होते हैं वो अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि इनको लैटिन लैंग्वेज आती थी। और इन्होंने एक वर्क लिखा था, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, डिफेंडेड पॉपुलर गवर्नमेंट एंड इम्प्लिसिटली सैंक्शनड द रेजिसाइड। 1649 में क्या हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर कर दिया गया था। चार्ल्स फर्स्ट जो राजा थे उनका मर्डर कर दिया गया था। तो ये जो रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, मर्डर ऑफ ए किंग। तो रेजिसाइड को इन्होंने मंजूरी दे दी, उसको उचित ठहराया। और बाद में जब दूसरा राजा चार्ल्स सेकंड आया तो उन्होंने इसका बदला लेना चाहा और फिर इनको छुपना भी पड़ा था जॉन मिल्टन को। The popular government is given to the government that is controlled by the people by election of executive and legislator। ये पॉपुलर गवर्नमेंट की एक तरह से डेफिनेशन है। He published his sonnet 16 in praise of Cromwell, our chief of men। 1652 में इन्होंने ये अपनी सोनेट पब्लिश की और 1652 में ही वो ब्लाइंड हो गए थे और उनकी जो वाइफ मैरी पॉवेल थी उसकी डेथ हो गई थी उसी ईयर में, ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। His blindness forced him to dictate his verse and prose to Emmanuel's helpers, one of whom was poet एंड्रयू मार्वेल। जब ये ब्लाइंड हो गए तो एंड्रयू मार्वेल जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई ये बोलते थे और वो लिखते थे। One of his best known sonnets is presumed to date from this period। और इनकी ये पोएम है When I consider how my light is spent, titled by a later editor। बाद में एक एडिटर आया और उसने इस सोनेट को नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये एक इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट में क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है वो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो सेस्टेट होता है। सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं, तो टोटल 14 लाइन्स हो गई। 12 नवंबर 1656 को इनकी मैरिज हुई कैथेराइन वुडकॉक से, और कैथेराइन वुडकॉक की भी जो डेथ हो गई थी 2 साल बाद 1658 में, लेस देन 4 months आफ्टर गिविंग बर्थ टू डॉटर कैथेराइन हु आल्सो डाइड। तो जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था और इनकी एक डॉटर का भी नाम कैथेराइन ही था, सेम नेम रख लिया करते थे। Upon the restoration in May 1660, Milton went into hiding for his life, while a warrant was issued for his arrest and his writings were burnt. Milton married for a third and final time on 24th Feb 1663। और जब ये फाइनल टाइम इन्होंने मैरिज की तो इनकी जो डॉटर्स वगैरह थी उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन भी किया था। एलिजाबेथ मिंसुल से इनकी मैरिज हुई जो 24 ईयर ओनली थी। तो ये बायोग्राफिकल पार्ट है। मिल्टन ने काफी प्रोज वर्क भी लिखे, एज द ग्रामर टेक्स्ट बुक आर्ट ऑफ लॉजिक लिखी इन्होंने, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी। किडनी फेल होने से जॉन मिल्टन की डेथ हो गई थी। जॉन मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेलियर। देखिए डाई ऑफ ए डिजीज होता है, डाई ऑफ ए डिजीज, जैसे यहाँ पे डाइड ऑफ, तो किडनी फेलियर से उनकी डेथ हो गई थी। He published his poems। His first published poem was on Shakespeare। On Shakespeare 1630 में आई थी, anonymously included in the second folio of edition of Philip Shakespeare। एक पिटीशन क्रिटिक हुए, उन्होंने कहा कि मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड।
ये इनके जो वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के, उनके ऑटोबायोग्राफिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक मिरर है जिसमें राइटर का जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट्स, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, ऐसा विलियम हेजल ने कहा। द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोइट्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें थ्री काइंड्स ऑफ पोइट्स थे, मेटाफिजिकल भी थे और कैवेलियर थे। कैवेलियर जो कोर्ट पोइट होते हैं, और प्यूरिटन जो होते हैं वो सिवियर रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं। और लाइफ ऑफ मिल्टन जो कि एक तरह से जॉन मिल्टन की बायोग्राफी होगी, वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब अगर हम वर्क की बात करें तो आर्केड्स, आर्केड्स में क्या है, ये एक मास्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा था और परफॉर्म किया था 4 में 1634 को। मास्क क्या होता है? मास्क इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट popular among the nobility in the 16th and 17th century England, which consisted of dancing and acting performed by masked player. मास्क प्लेयर हुआ करते थे और वो उसको परफॉर्म किया करते थे। द पीस वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर। ये एलिस स्पेंसर, ये ध्यान रखना है आपको, एलिस स्पेंसर के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए इसको लिखा गया था। उसके बाद ये कॉमस, ये भी एक मास्क है। ये मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कॉसल 1634 और इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। उसके बाद ये एरियोपैगिटिसा वर्क कहा जाता है इनका, एरियोपैगिटिसा। एरियोपैगिटिसा इसका जो ए स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड 1644 में इसको लिखा गया था। और एक तरह से ये पॉलिमिकल ट्रैक्ट है। पॉलिमिकल का मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग स्ट्रांगली क्रिटिकल राइटिंग और स्पीच। क्रिटिकल राइटिंग थी और जो सेंसरशिप के डिफेंस में लिखा गया था। सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रकाशन नियंत्रण। एरियोपैगिटिसा इज एन अपील टू पार्लियामेंट टू रेसेंड देयर लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ जून 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर निकाला गया था और उसको कैंसिल करने के लिए कहा गया था। which required that all books be approved by an official censor before publication। और जो लाइसेंसिंग एक्ट था, लाइसेंसिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी बुक पब्लिश हो उससे पहले ऑफिशियल सेंसर उसको अप्रूव करेगा। तो इससे एक तरह से जो है ना राइटर की प्राइवेसी पे अटैक था एक तरह से, तो इसी के अगेंस्ट में ये आया था। 1644 में मिल्टन ने एरियोपैगिटिसा को लिखा प्लीडिंग फॉर द रिपील ऑफ द लॉ, कि भाई इस कानून को हटाओ। एरियोपैगिटिसा इज अमंग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पेशेंट फिलोसॉफिकल डिफेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एरियोपैगिटिसा जो है हिस्ट्री का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पेशेंट फिलोसॉफिकल डिफेंस है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक तरह से डिफेंस में लिखा गया था कि जो हमारा राइट है, स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, तो उसके डिफेंस में ये वर्क लिखा गया था। और इसका जो टाइटल दिया गया था आफ्टर एरियोपैगिटिकोस, जो कि एक स्पीच थी रिटन बाय एथेनियन ओरेटर आइसोक्रेट्स इन द 5th century। A good book is the precious lifeblood of a master spirit। इसमें ये लाइन आती है कि एक गुड बुक जो होती है वो एक लाइफ ब्लड होता है एक तरह से, एम्बाम्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पस टू ए लाइफ बियॉन्ड लाइफ। एरियोपैगिटिसा के बाद जो इनका वर्क आता है पैराडाइज लॉस्ट।
पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड ये एडम और ईव के बारे में। एडम जिसे फर्स्ट मैन माना जाता है और ईव जिसे फर्स्ट वुमन माना जाता है। हाउ दे कम टू बी क्रिएटेड एंड हाउ दे कम टू लूज देयर प्लेस इन द गार्डन ऑफ ईडन। ये दोनों गार्डन ऑफ ईडन में रह रहे थे और किस तरह से इनका जो गार्डन ऑफ ईडन है ये किस तरह से इनको वहां से निकाला जाता है, ये सब इसमें बताया गया है। It is the same story you find in the first pages of Genesis, explained by Milton into a very long, detailed narrative point. It also includes the story of the origin of Saturn. सैटर्न जो था उसके ओरिजिन के बारे में इसमें बताया गया। तो इसका जो मेन कैरेक्टर सैटर्न है और विलियम ब्लैक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सैटर्न था, जो मिल्टन थे, मिल्टन वॉज अननोइंगली ऑफ द डेविल्स पार्टी, वो डेविल की पार्टी में थे, क्योंकि मिल्टन भी अपने टाइम में रिवील रहे थे, राजा के खिलाफ रहे थे, और जो सैटर्न था वो गॉड के खिलाफ था। तो एक तरह से सैटर्न मिल्टन ही था। ओरिजिनली ही वॉज कॉल्ड लूसीफर, सैटर्न को लूसीफर कहा जाता था। एन एंजल इन हेवन हु लेड हिज फॉलोअर्स इन वॉर अगेंस्ट गॉड, गॉड के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। एंड वॉज अल्टीमेटली सेंट विद देम टू हेल, और बाद में जो है ना उसको हेल भेज दिया गया लूसीफर को। थर्स्ट फॉर रिवेंज लेड हिम टू कॉज मैंस डाउनफॉल बाय टर्निंग इनटू ए सर्पेंट एंड टेम्पटिंग ईव टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। और बदले की जो उसकी थर्स्ट थी, टू कॉज मैंस डाउनफॉल, उसने मैन का डाउनफॉल करवाया। और जो गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव रह रहे थे, उनको ये कहा गया था कि एक फॉरबिडन फ्रूट था, इस फॉरबिडन फ्रूट को आपको नहीं खाना है। और वो फॉरबिडन फ्रूट क्या था? वो एप्पल था। इस एप्पल को आपको नहीं खाना है। वो एप्पल उन्होंने खा लिया। देन दे आर फॉलन इनटू वर्ल्डली थिंग्स। तो यही सारी डिटेल में इसमें समरी में पॉइंट दिए गए हैं। गार्डन ऑफ ईडन, डेथ, बाद में फिर उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, एक तो ये एपिक पोएम है और ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। एपिक महाकाव्य होता है, जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, इस तरह से। और उसकी जो लैंग्वेज है बड़ी ग्रांड होती है, कैरेक्टर बड़े ग्रांड होते हैं, शानदार होते हैं, और थीम भी बड़ी ग्रांड होती है। पैराडाइज लॉस्ट को लास्ट फेज ऑफ लाइफ में लिखा गया था और ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने लिखा था इसको। और जो मेटाफिजिकल पोएट थे एंड्रयू मार्वेल ने उनको सपोर्ट किया था। It was started being composed in 1658 and completed in 1665 and published in 1667. There are two types of epics in literature. लिटरेचर में दो तरह के एपिक होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है वो आपको समझना है। प्राइमरी एपिक्स आर डायरेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द कल्चर दे डिपिक्ट, कंपोज्ड ओरली फॉर परफॉर्मेंस बिफोर एन ऑडियंस। ये जो प्राइमरी एपिक होते थे ये तो ऐसे ही ओरली कंपोज हो जाते थे और परफॉर्मेंस करते थे ऑडियंस के सामने। जैसे होमर्स का इलियाड है, ओडिसी है, ये प्राइमरी एपिक्स थे। बाद में लिखा गया, पहले शुरू में प्राइमरी थे। और जो सेकेंडरी एपिक्स होते हैं, सेकेंडरी एपिक्स क्या होते हैं? वो रिटन कॉम्पोजिशंस होती हैं दैट यूज द प्राइमरी फॉर्म एज ए मॉडल। वर्जिल्स एनीड एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये सेकेंडरी एपिक है। वर्जिल की एनीड तो हम बात कर रहे थे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की। सेकेंडरी एपिक में आपके आ जाते हैं। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पूछ लिया जाए कैसा एपिक है, प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकेंडरी एपिक।
क्योंकि जो सेकेंडरी एपिक होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, रिटन कॉम्पोजिशंस होती हैं दैट यूज द प्राइमरी फॉर्म एज ए मॉडल, और जो प्राइमरी फॉर्म है एज ए मॉडल यूज करते हैं। और जो होमर का जो इलियाड है और ओडिसी है, प्राइमरी एपिक है। प्राइमरी एपिक ओरल होते थे और वो परफॉर्मेंस के लिए लिखे जाते थे। जो फर्स्ट वर्जन था पैराडाइज लॉस्ट का वो 1667 में पब्लिश हुआ था, और उस समय इसमें 10 बुक्स थी विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। और जो सेकेंड एडिशन था वो आपका 1674 में आया, अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स विद लिटिल चेंजेस। जो सेकेंड एडिशन आया वो 1674 में आया, और उस समय इसमें हो गई थी आपकी 12 बुक्स, फिर हो गई थी इसमें 12 बुक्स। और बिब्लिकल स्टोरी पे बेस है, ये बाइबल से रिलेटेड स्टोरी जो है उस पे बेस है। और इसमें फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है, टेम्पटेशन ऑफ एडम दिखाया गया है कि एडम और ईव को लालच दिया गया, उनको कहा गया कि ये फॉरबिडन फ्रूट है, फॉरबिडन फ्रूट एप्पल था कि आपको इसे नहीं खाना है, लेकिन हमें जिस चीज को मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। तो उन्होंने एडम और ईव ने that they ate that fruit, and after that they had to lose the Garden of Eden by the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden। फिर गार्डन ऑफ ईडन से उनको निकाल दिया गया। तो मिल्टन का जो पर्पस था वो बुक 1 में ही दिखाया गया है कि इस किताब को लिखने के पीछे मिल्टन का पर्पस क्या था। मिल्टन का पर्पस था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और इसकी जो लॉन्गेस्ट बुक थी, लॉन्गेस्ट बुक है वो 9 है, और जो शॉर्टेस्ट बुक है वो 7th है। सबसे लंबी किताब 9th और सबसे छोटी किताब 7th, और इसमें 640 लाइन्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है ना वो नोटेबल है फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेज। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में जो सैटन है वो मिल्टन ही है। तो जो विलियम ब्लैक हुए हैं बाद में, तो विलियम ब्लैक ने कहा भी है कि मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि जो मिल्टन था वो डेविल की पार्टी का था। सैटन को एक तरह से हीरो बता दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट का, और एडम जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रांड स्टाइल। ग्रांड स्टाइल का मतलब है इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही सबलाइम है। जैसा कि आपने देखा होगा रामायण और महाभारत में जो लैंग्वेज होती है तो वो ऐसी लैंग्वेज नहीं होती है जैसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं। बड़ी सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है। ऐसे ही कोई भी एपिक लिखा जाता है तो वो ग्रांड स्टाइल होती है। विलियम ब्लैक, अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये स्टेटमेंट किसका है? मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसे याद करना है। मिल्टन अक्यूज द एंग्लिकन क्लर्जी, द कवेलियर पोइट्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। With these lines, Milton begins Paradise Lost and lays the groundwork for his project, presenting his purpose, subject, aspirations and need for the heavenly guidance। मतलब इन्हीं लाइन के साथ जो है ना मिल्टन अपनी पैराडाइज लॉस्ट को शुरू करता है। इसमें क्या लिखा है? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all are woe with loss of Eden। तो इन्हीं लाइन से शुरुआत होती है, मिल्टन बिगिन करते हैं पैराडाइज लॉस्ट को। अब ये इसके पैराडाइज लॉस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, और solitude is sometimes the best society, solitude is sometimes the best society, और the mind is its own place and in itself can be a heaven of hell, a hell of heaven। बहुत अच्छी लाइन है ये कि माइंड जो है ये हेल को हेवन और हेवन को हेल बना सकता। फिर जॉन मिल्टन का वर्क आ जाता है लिसिडास। लिसिडास में क्या है?
लिसिडास। लिसिडास में क्या है, ग्रेट पेस्टोरल एलगी है। पेस्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू रूरल बैकग्राउंड। सेफर्ड्स होते हैं, सेफर्डिसिस होती हैं, एक रूरल बैकग्राउंड होती है, उस बैकग्राउंड में इसको लिखा जाता है। और एलजी का मतलब होता है सोरोफुल पोएम, जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। तो इनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे इसको लिसिडास को लिखा गया है। To commemorate his friend Edward King in 1637, he has taken this name from Theocritus. Theocritus ऑथर हुए हैं और उन्होंने इडिल्स इन विच लिसिडास इज ए सेफर्ड एंड पोइट, उसमें लिसिडास एक सेफर्ड था और पोइट था। उसके बाद जॉन मिल्टन का वर्क आता है सैमसन एगोनिस्टीज। सैमसन एगोनिस्टीज में क्या है, सैमसन एगोनिस्टीज 1671 ये एक प्ले है और ये एक क्लोसिड ड्रामा है। क्लोसिड ड्रामा का मतलब ये होता है ऐसा ड्रामा जिसका मंचन नहीं किया जाता है, जिसको स्टेज नहीं किया जाता है, उसको हम ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, मेंट फॉर रीडिंग। इट इज बेस्ड ऑन ए बिब्लिकल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। तो ये ट्रेजेडी है, इट इज ए ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। और Samson Agonistes shows Milton's desire to bring over into English the gravity and calm dignity of the Greek tragedy. Samson Agonistes जो हैं वो मिल्टन की डिजायर को दिखाते हैं to bring over into English the gravity and calm dignity of the Greek tragedy. और इसमें जो वुमन कैरेक्टर है डेलिला, ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल इस तरह से है क्योंकि मिल्टन की अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, उन्होंने उनको बिट्रे किया था, धोखा दिया था। तो इसमें जो सैमसन एगोनिस्टीज है उसको भी धोखा दिया गया है, और उसको धोखा किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा बिट्रे किया गया है, डेलिला के द्वारा। तो एक तरह से डेलिला किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैरी पॉवेल को। और सैमसन एगोनिस्टीज ब्लाइंड थे, जॉन मिल्टन भी ब्लाइंड थे, तो सैमसन एगोनिस्टीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिल्टन को। इसलिए ये क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल। और इसकी ये बड़ी फेमस लाइन है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but wail and fear, and what me quite us in death so noble. These famous lines are from Samson Agonistes. कई बार ये स्टार्टिंग की लाइन पूछ ली जाती है कि nothing is here for tears, nothing to wail. उसके बाद जॉन मिल्टन ने 2 कंपेनियन पोएम लिखी थी और ये लैटिन में लिखी थी, लैटिन में। They are companion poems written in octosyllabic couplets. मतलब कपलेट तो थे, दोहा तो था, लेकिन उसमें सिलेबल कितने होते थे, 8। और 1645 में इसको पब्लिश किया गया था। एल एलिग्रो मीन्स जॉयस मैन। एल एलिग्रो मीन्स क्या होता है, जॉयस मैन। और इल पेंसरेसो क्या होता है, इल पेंसरेसो मेडिटेटिव मैन और सीरियस मैन। तो ये मीनिंग याद रखने हैं। जॉन मिल्टन कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड इन एल एलिग्रो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को कहा था स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, और ऐसा उन्होंने एल एलिग्रो में कहा था। तो ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। उसके बाद आ जाती है हमारी ये मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन मिल्टन को हमने आज की क्लास में खत्म किया, नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम मेटाफिजिकल पोएट्री। तो जॉन मिल्टन के जितने भी वर्क्स हैं, you should revise them and you should memorize the important facts, important dates. Thanks.